उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज के दूसरे क्लास में आपको उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार है, यहाँ पर कितने लोकसभा हैं, कितने विधानसभा सीट हैं, विधान परिषद में कितनी संख्याएं हैं। इन सब बातों और तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से आपका किसी भी वनडे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ की राजनीति में अगर आपकी रुचि है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी जो राजनीतिक ज्ञान की छोटी सी शुरुआत आपकी होती है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और पसंद आने पे अपने कमेंट जरूर बताएं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानमंडल की बात करते हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था से बात करते हैं, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानमंडल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 2 सदनों वाला है। इसका जो विधानमंडल है वो 2 सदन वाला है। इसको हम द्विसदनात्मक कहते हैं। और विधानमंडल में एक हो जाएगा आपका विधानसभा, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। अगर हम स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो विधानसभा का जो गठन हुआ जुलाई 1937 में और विधान परिषद का भी जुलाई 1937 में हुआ। अगर हम बैठक की बात करते हैं तो इसमें 29 जुलाई 1937 में इसकी बैठक हुई। और जुलाई में जब प्रथम विधानसभा का गठन हुआ तब उसकी बैठक हुई। इसके साथ ही अगर हम आज़ादी के पश्चात की बात करें, स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इसका जो पुनः इसका गठन होता है 8 मार्च 1952 को होता है। 8 मार्च 1952 को होता है। और जो विधान परिषद है वो उसी तरह चलता आ रहा है। इसमें सीटों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई गई है समय समय पर। तो आप ये देख लिए कि आपका जो राज्य का विधानमंडल है वो किस प्रकार से है। और अगर हम इसकी संख्या की बात करते हैं, तो 1967 से पूर्व विधानसभा की जो संख्या थी वो थी 431 प्लस एक एंग्लो इंडियन था। ठीक है। इसके साथ ही अगर 1967 के पश्चात बात करेंगे, 1967 के बाद बात करेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 425 प्लस एक एंग्लो इंडियन। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में तो थे 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो एक एंग्लो इंडियन की जो सीट था उसको हटा दिया गया है और 2020 से ये लागू हुआ है। और वर्तमान में इस समय सिर्फ 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर हम ये बात करते हैं कि विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद की संख्या वर्तमान में 100 है। तो आप ये देख लिया कि विधानसभा में की रिवीजन कर लेते हैं। विधानसभा में 1967 में 431 प्लस एक यानी कि एंग्लो इंडियन था। 1967 के बाद 425 हुआ और एक एंग्लो इंडियन हो गया। और वर्तमान में इस समय यानी कि 2023 में आपका 403 विधानसभा सीट है और एक एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो अगर आपको आंसर लिखना होगा तो हमसे 403 पे ही आप लोग क्लिक करिएगा। ठीक है। उसके पश्चात अगर हम ये बात करते हैं कि 425 के बाद आखिर हमारे विधानसभा सीटों की संख्या क्यों कम हुआ, क्योंकि जब यहाँ 1967 के सुधार के बाद 425 हुआ था तो क्यों कम हुआ था, तो आपको याद होगा
कि सन 2000 में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 13 जिलों का उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। विभाजन में 13 जिलों को हटा दिया गया और जो पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें 425 प्लस 1 थी उसको कर दिया गया 403 प्लस 1 और वर्तमान में 403 है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्यों हटाया था। इसके साथ ही अगर हम खंडों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में बटा है। जो विधानसभा की सीटें हैं वो 4 खंडों में विभाजित की गई है और 4 खंडों में पूर्वांचल में सबसे अधिक सीट है। इसलिए आप देखते हैं कि जितनी भी राजनीतिक सत्ताएं, राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूर्वांचल की सीटों पे अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल व बुंदेलखंड में सीटों का बंटवारा इस प्रकार है कि पूर्वांचल में 162 है, पश्चिमांचल में 149, पश्चिमांचल में 149, उसके बाद बुंदेलखंड में, उसके बाद मध्यांचल में 73, मध्यांचल में 73 तथा बुंदेलखंड में 19 है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पूर्वांचल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, पश्चिमांचल में विधानसभा सीटों की कितनी है और मध्यांचल एवं बुंदेलखंड में सीटों की संख्या कितनी है। तो आपसे ये कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने सीटें कौन से क्षेत्र में हैं। तो ये तो आपका हो गया। उसके साथ ही अगर आपके प्रश्न ये पूछ लेता है कि कौन से जिले में ज़्यादा सीटें हैं, कौन से जिले में कम सीटें हैं, तो इस प्रकार से भी फैक्ट आपको जानकारी होना चाहिए। तो अगर हम ये बात करें कि कौन से जिले में विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है, तो आप ये नोट कर लेंगे। आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। विधानसभा सीट संख्या सर्वाधिक है और सर्वाधिक है 12। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या कौन से जिले में है और वो कितने हैं। तो आपका जवाब ये होगा कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या 12 है और वो प्रयागराज में है। और सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या, सबसे कम विधानसभा सीट कम विधानसभा सीट में श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट है। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहां पे विधानसभा सीटों की संख्या 2-2 है सिर्फ। ठीक है, तो आपका ये 2 फैक्ट तैयार हो गया कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या कौन से जिले में है और सर्वाधिक विधानसभा सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या कौन से जिले में। तो कम के लिए श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट और अधिक के लिए प्रयागराज। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आरक्षण के माध्यम से कुछ सीटों का रिजर्वेशन किया जाता है, आरक्षित किया जाता है, जिससे जो वंचित वर्ग हैं, जो दलित वर्ग है, उनका उत्थान हो सके। तो अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीट है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में से एससी और एसटी के लिए कितने कितने आरक्षित हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आरक्षित सीटों की संख्या है 86। 403 में से आरक्षित सीट 86 है।
86 में से 84 आपका एससी के लिए होता है और 2 एसटी के लिए होता है। यानी कि जो 84 सीट है वो आपका शेड्यूल कास्ट के लिए होता है और जो 2 सीट है शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के लिए होता है। यानी कि जो यहाँ पे जनजाति है उनके लिए 2 है और अनुसूचित जाति है उनके लिए 84 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये फैक्ट तैयार हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के गठन के पूर्व विधान परिषद की संख्या कितनी थी। पहले हम तो उसमें पढ़ लिए कि हमारे विधान परिषद की संख्या 100 थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ था 2000 में, तो इससे पूर्व इसकी संख्या 108 थी। तो आपका एक फैक्ट ये तैयार हो गया कि विधान परिषद की जो संख्या थी विभाजन के पूर्व 108 थी और विभाजन के पश्चात 100 हो गया। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की चर्चा करें, अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की चर्चा करें, यूपी में लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और इन 80 में से आरक्षित सीटों की संख्या, रिजर्व आरक्षित सीटों की संख्या 17 है और 17 टोटल अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 17 सीट आरक्षित है। उसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 0 है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। ठीक है, और अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें कि मतदाताओं की संख्या के हिसाब से, मतलब कि कौन से लोकसभा में कौन से संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक है और कौन से संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या सबसे कम है, तो ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि संसदीय क्षेत्र के बारे में कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका 2 है। पहला है गाजियाबाद, दूसरा है बागपत। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा अगर हम इसमें ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है। राज्यसभा की सीट 31 है, यानी कि 31। उसके बाद अगर हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश के, पहले आप उत्तर प्रदेश के मैप को अच्छे से स्क्रीन में देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्क्रीन को आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिले की अवस्थिति है और जो दिल्ली से है, एनसीआर से है, हमारा कौन कौन सा जिला टच कर रहा है। तो अगर हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन से राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली के एनसीआर में सम्मिलित होते हैं, तो उनकी संख्या 8 है। एनसीआर में शामिल होने वाले, आप मैं इधर किनारे लिखता हूं जिससे आपको स्क्रीन पर मैप भी दिखता रहे आसानी से। तो पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का नक्शा, और उत्तर प्रदेश के नक्शे में आप ध्यान से देखेंगे तो दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उससे हमारे कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, और उसके बाद में आप आराम से देख सकते हैं इसमें कि आपका जो एनसीआर है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो हम साइड में लिखता हूँ जिससे आप मैप में आसानी से मिला सके। तो अगर आप एनसीआर की बात करते हैं तो एनसीआर में टोटल 8 जिले यूपी के हैं, ठीक, और जिसमें से पहला है मेरठ, नक्शे में आप ध्यान से मेरठ को देखेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका गाजियाबाद, तीसरा है आपका गौतम बुद्ध नगर,
चौथा है आपका बुलंदशहर, पांचवा है आपका हापुड़, छठा है आपका बागपत, सातवां है आपका मुजफ्फरनगर, आठवां है आपका शामली। आप मैप में आसानी से देख सकते हैं कि मेरठ कहाँ है, गाजियाबाद कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, बुलंदशहर कहाँ है, हापुड़ कहाँ है, बागपत कहाँ है, मुजफ्फरनगर कहाँ है और शामली कहाँ है। इसके साथ ही आप जरा मैप में और ध्यान से जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे एनसीआर का क्षेत्र बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं जो एनसीआर के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, तो ऐसे भी जिले हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अन्य क्षेत्र अन्य उद्देश्य से एनसीआर से जोड़ा जा रहा है, और जिसमें से उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जो प्रस्तावित हैं एनसीआर में जोड़ने के लिए, जो भविष्य में आने वाले समय में हो सके तो एनसीआर का वो हिस्सा होगा। और वो 4 जिला इस प्रकार हैं। पहला है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। पहला है अलीगढ़, मथुरा, हाथरस व सहारनपुर। तो आज आपका ये तैयार हो गया कि एनसीआर में कितने जिले हैं। एनसीआर में हम रिवीजन कर लेते हैं, 8 जिले हैं। पहला है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। और जो प्रस्तावित है, जो भविष्य में शामिल हो सकते हैं, वो 4 हैं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, सहारनपुर। इसके बाद ही आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश देश का राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पे विविधतापूर्ण उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की विचारधाराएं हैं, तमाम तरीके की भाषाएं हैं, इसलिए यहाँ पे लोगों का विचार अलग अलग मत है, अलग अलग पार्टियां हैं, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है, और कभी कभी यहाँ पे लोगों को बहुमत नहीं मिलता है, कभी कभी अल्पमत की सरकार बनती है। तो इस प्रकार से कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है जब कभी किसी भी सत्ता किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या होने से अनेक बार यहाँ पे लगा है। तो अगर ये आपसे प्रश्न पूछा कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो अब तक आप 10-12 राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और अगर ये बात करें कि पहली बार कब लगा था, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से। 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था। ये आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि कितने मंडलों में विभाजित है, तो अगर हम ये बात करेंगे कि कितने मंडलों में विभाजित है, तो अगर हम इकोनॉमिकल दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बांटें, हम आर्थिक दृष्टि से बांटेंगे तो उत्तर प्रदेश 4 मंडलों में विभाजित है। आर्थिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, आर्थिक दृष्टि से हम बता रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ये 4 मंडलों में विभाजित है, जो पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी बुंदेलखंडी। अगर हम आर्थिक संभाग की बात करें, आर्थिक संभाग की बात करें तो 4 है, पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंडी। ये 4 संभाग है, आर्थिक के 4 संभाग है। अगर आप प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक बात करेंगे, आप प्रशासनिक अगर बात करेंगे, प्रशासनिक संभाग एवं मंडल,
तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मंडल 18 है। जब मैं आगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको पढ़ाऊंगा आने वाले 2-3 क्लासों के बाद, तो इसमें मैं आपका अच्छे से 18 मंडल को डिस्कस करूंगा, इसके जिले को डिस्कस करूंगा, जिले के गठन के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वहां का महत्वपूर्ण योजना भी आपको मैं समझाऊंगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम बस एक थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से पढ़ते हैं। और अगर हम सबसे बड़े मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा मंडल आपका कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ है। अगर आप बड़ा ही मंडल बात करें, इसमें कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें आपका 6 जिला है। और अगर आप सबसे कम बात करते हैं तो सबसे कम में आता है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एवं सहारनपुर। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एवं सहारनपुर। इसमें आपका लगभग 6 जिले मिल जाएंगे आपको, और इसमें आपको 3-3 जिले मिल जाएंगे। तो आपका ये तैयार हो गया कि उत्तर प्रदेश की जो मंडल है उसमें सबसे बड़े मंडल कौन से हैं। तो सबसे बड़े मंडल में आपका कानपुर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, और सबसे छोटे मंडल में आपका हो जाएगा मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। तो ये आपका मंडल से संबंधित जो ऐसे तथ्य और सूचना आपको प्रोवाइड किए गए, उपलब्ध कराए गए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर हम जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिले की संख्या जो है 75 है। उत्तर प्रदेश में जिले की संख्या 75 है। और इन 75 जिलों की हम जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ाएंगे और आपको जब 18 मंडल पढ़ाएंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कौन सा जिला कितना महत्वपूर्ण है, कौन से जिले से कौन सी सीमा लगती है। तो ये हम आपको डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ में। और उसके अलावा अगर तहसील की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तहसील की अगर बात करें तो 751 है। 351 है तहसीलों की संख्या। 351 तहसील की संख्या है। और अगर हम ये बात करते हैं कि सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला 2 है। पहला है आपका प्रयागराज और दूसरा अपना प्यारा आजमगढ़। ये 2 ऐसे जिले हैं जो सबसे अधिक तहसीलों वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि नगर निकायों यानी नगर पालिकाओं में कुल कितने हैं, नगर निकाय कुल कितने हैं, तो नगर निकाय कुल 707 है। ये 2021 का डाटा है। 707 नगर निकाय हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें कि नगर निकाय में नगर निगम कितने हैं, जैसे कि ये नगर निकाय है, तो इसमें नगर निगम होंगे। उसके बाद आपका नगर पालिका होगा। उसके बाद नगर पंचायत होता है। ठीक है, नगर पंचायत। तो अगर हम बात करते हैं कि नगर निगम कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम होता है 17। और नगर निगम में हमेशा मेयर का चुनाव होता है। मेयर का चुनाव होता है नगर निगम में। तो अगर नगर निगम की बात करें तो हम 17 है। और नगर निकाय में अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में हमेशा 200, नगर पालिका में 200 हैं। और यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष। और नगर पंचायतों में हमेशा चेयरमैन का चुनाव होता है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में नगर पालिका अध्यक्ष या नगर चेयरमैन, उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर चेयरमैन, इसका चुनाव होता है। और अगर नगर पंचायत की बात करें तो 439 है। 439 जो है नगर पंचायत है। और ये 2021 के निर्वाचन आयोग का जो डाटा है उसके अनुसार। अब अगर 2023 में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसके पहले अगर
जो अभी जो पहले अगर चुनाव के पहले जो निर्वाचन आयोग डाटा उपलब्ध कराएगी तो हम इसमें आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी जो है वर्तमान का जो 2021 का डाटा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 2023 का डाटा अभी से 2-3 महीने पश्चात आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके अलावा अगर जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत 75 है, ब्लॉकों की संख्या 826, जिला पंचायत 75 और ब्लॉक की संख्या 826। और अगर हम क्षेत्र पंचायत की बात करें तो क्षेत्र पंचायत भी 826 ही है। उसके अलावा अगर हम ग्राम पंचायतें बात करें, ग्राम सभाएं बात करें, देखिए ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं उतने ही होते हैं जितने ग्राम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि कितने आबाद रूप से ग्राम पंचायतें हैं, नहीं, ग्राम पंचायतें ग्राम सभाएं में कई गांव भी आते हैं, कभी कभी एक ग्राम सभा में 2-3 गांव होते हैं। तो अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कितने गांव हैं, तो वर्तमान में कुल गांव जो है 1,06,774 है। 1,06,774 जो है कुल आबाद गांव है उत्तर प्रदेश में, कुल आबाद ग्राम है। लेकिन अगर ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा जो है इस समय 58,176, अरे 58,176, ये आपकी ग्राम सभा है। ये 2021 का डाटा है। अच्छा, आपके मन में कभी कभी प्रश्न ये आ रहा है कि सर अगर नए गांव का गठन हो या फिर नए ग्राम सभा का गठन हो तो वो कौन करता है? तो कभी भी नए ग्राम सभा का या नए गांव का जब गठन होता है तो उसकी अनुमति हमेशा आपके राज्यपाल देते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जब अनुमति देंगे तब किसी नए गांव का गठन होगा, तब किसी नए ग्राम सभा का गठन होगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि नए गांव का गठन कौन करता है। तो नए गांव का गठन कोई मुख्यमंत्री या डीएम आपका नहीं करता है, वो हमेशा नए गांव का गठन हमेशा राज्यपाल की अनुमति में होता है, अनुमति से होता है। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि पंचायत जो हमने पंचायतों में है कितने % आरक्षण है, तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 हमेशा आरक्षण होता है। उसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की मतदाताओं की संख्या बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय 14.12 करोड़ कुल रजिस्टर्ड मतदाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि जो भारत में अप्रवासी मजदूर हैं, जो अप्रवासी मजदूर है जिसे एनआरआई कहते हैं, एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? तो एनआरआई विभाग का गठन हुआ था 18 जुलाई 2014 को। एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014। इसके साथ ही हमेशा हर साल उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष जनवरी के माह में एनआरआई दिवस मनाया जाता है। एनआरआई दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो प्रवासी मजदूर है, जो अप्रवासी मजदूर हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके चिंतन के लिए कि किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए, किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआईओं को के लाभों को संरक्षित किया जाए, इसलिए एनआरआई दिवस मनाया जाता है। तो इतना तथ्य हम जानकारी आपके सामने उपलब्ध कराएं आज उत्तर प्रदेश के शासनिक और प्रशासनिक से संबंधित जो बेसिक लेवल के डाटा और फैक्ट है आपके सामने उपलब्ध कराएं। इसके बाद आगे की क्लासेस में हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रणाली किस प्रकार काम करती है, कौन कौन से न्यायालय हैं, कौन कौन से कारागार हैं। ये आने वाले अगले वीडियो में आपको, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के क्लास सीरीज में क्लास 2 का आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, आपको कौन कौन से तथ्य और जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई गई है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिससे हम अगले वीडियो में उसको ऐड कर सकें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।